नमस्कार, मैं डॉक्टर कविता त्यागी आज आपके सामने हिंदी भाषा का उद्भव और विकास पर बात करूँगी। हम सभी जो भारत में रहने वाले लोग हैं, कुछ कम कुछ ज़्यादा हिंदी का साहित्य पढ़ते रहते हैं। तो जिस भाषा का यानी हिंदी का साहित्य हम पढ़ते हैं, उस भाषा का उद्भव कैसे हुआ, कब हुआ, किस भाषा से धीरे धीरे उसका विकास हुआ, इन सब बातों के बारे में जानना ज़रूरी हो जाता है और हमें जानना ही चाहिए इस बारे में। तो हिंदी शब्द कहाँ से आया, पहले इसके बारे में उसकी शाब्दिक उत्पत्ति समझ लेते हैं। ईरान में जो हमारा भारत है, भारत के व्यापारिक संबंध पहले से ईरान के साथ रहे हैं। तो ईरान में सा को हा बोला जाता है और हमारा जो ईरान से लगा हुआ प्रदेश है, एक सिंधु नदी है पश्चिमोत्तर भारत में। सिंधु नाम उस नदी का भी है और उसके आसपास का जो क्षेत्र है उसको भी सिंधु बोला जाता है। तो जब ईरान के साथ भारत के व्यापारिक रिश्ते थे, उस समय जब ईरान के लोग भारत में आते थे या भारत में से सामान मंगाते थे, तो शुरू में तो उनका संपर्क सिर्फ सिंधु नदी के आसपास के क्षेत्र से ही था। वो क्योंकि ईरान में सा को हा बोला जाता है, तो वे लोग सिंधु को हिंदू बोलते थे, यानी कि सिंधु नदी को हिंदू नदी और सिंधु के आसपास का जो प्रदेश था उसे सिंधु प्रदेश और सिंधु प्रदेश ने इस जो आसपास का सिंधु नदी के आसपास का क्षेत्र था उसे सिंधु प्रदेश की जगह हिंदू प्रदेश बोलते थे ईरानी लोग। धीरे धीरे उनका जो संपर्क था वो भारत के और क्षेत्रों से बढ़ता गया और उस सब को वो हिंदू ही बोलते थे। और जो हिंदू यानी हिंदुस्तान से जो सामान बन के जाता था भारत से, मलमाल तलवार आदि जो भी सामान व्यापार में वहाँ जाता था उसको वो हिंदी बोलते थे। जैसे हम चाइनीज़ सामान जो होता है उसको हिंदी में चीनी बोल देते हैं, तो वहाँ के आदमी भी, वहाँ का सामान भी सब चाइनीज़ कहलाता है या चीनी कहलाता है। तो इसी तरह से जो भारत का बना हुआ सामान था उसे वो हिंदी बोलते थे, यानी कि हिंदू और हिंदू से हिंदी बन गया था। पहले हिंदी का बना था इक प्रत्यय लग के और फिर इक हट गया और खाली हिंदी रह गया, यानी कि जो हिंदी शब्द है वो भारतीय किसी भाषा का नहीं है बल्कि ईरानी भाषा का है। इसके बाद हम आते हैं हिंदी के भाषा वैज्ञानिक अध्ययन करने पे चलते हैं। हिंदी का भाषा विज्ञान के आधार पर जब अध्ययन करते हैं तो पता चलता है कि जो हमारी हिंदी भाषा है वो भारोपीय परिवार की भाषा है। इस तरह से हम ये समझ सकते हैं कि जितनी भी विश्व में भाषाएं बोली जाती हैं उन सबको कुछ परिवारों में डिवाइड किया गया है और उन्हीं में से एक परिवार भारतीय आर्य भाषा परिवार है। भारोपीय परिवार और भारोपियों से भारोपीय की एक भाषा, एक शाखा भारतीय आर्य भाषा। इसका हम विस्तार से अध्ययन करते हैं। तो शुरू में जो भाषा को परिवारों में वर्गीकृत किया जाता है तो दो वर्गों में बांटा गया, एक केंटुम, एक शतम। जो शतम है वो 100 की संख्यात्मक शब्द, 100 का जो संख्यात्मक शब्द है उसके आधार पर बांटा गया है, यानी कि जिन संख्यात्मक 100 का उच्चारण सा से शुरू होता है, जैसे सैकड़ा, सेंट, शतम, 100 आदि। तो जिन भाषाओं में 100 संख्यात्मक शब्द का उच्चारण सा से होता है वो सभी शतम वर्ग में आती हैं। और इस दृष्टि से देखने पर आप समझ सकते हैं कि हिंदी भाषा शतम वर्ग में आती है। शतम वर्ग को फिर 3 भागों में बांटा गया है और शतम वर्ग की जो 3 वर्ग हैं वो एक रूसी है, एक उन्हीं में से एक भारत ईरानी वर्ग है और हमारी जो हिंदी है वो भारत ईरानी शाखा में आती है। अनेक वर्ग हैं उनमें, उनमें से एक है भारत ईरानी जिसमें हमारी हिंदी आती है। भारत ईरानी जो वर्ग है इसकी भी कई शाखाएं हैं, ईरानी, दरद और भारोपीय भारतीय आर्य भाषा बोला जा सकता है इसे।
ईरानी शाखा की फारसी, पश्तो आदि भाषाएं हैं। तरद शाखा की कश्मीरी भाषा हमारे देश में यानी भारत में बोली जाती है, और हिंदी की तरह ही और अनेक हिंदी, संस्कृत आदि ये सब भारतीय आर्य भाषा से विकसित हुई है। अब हम भारतीय आर्य भाषा का विकास किस तरह से हुआ उसे समझ सकते हैं। उसे समझते हैं तो हमें पता चलता है कि ईसवी सन आरंभ होने से लगभग 2500 साल पहले हमारे देश में एक वैदिक संस्कृत बोली जाती थी, यानी कि भारतीय आर्य भाषा की सबसे पहली जो भाषा है वो भारतीय आर्य भाषा है, वैदिक भाषा है, वैदिक संस्कृत। तो वैदिक संस्कृत जो भारतीय आर्य भाषा से विकसित हुई 2500 ईस्वी सन से पहले, यानी ईसा पूर्व जिसे हम बोलते हैं, तो 2500 ईसा पूर्व पहले ये बोली जाती थी भारत में, और उसमें सारा वैदिक साहित्य लिखा गया था। 2500 ईसा पूर्व से 1500 यानी 1500 ईसा पूर्व तक हमारी वैदिक भाषा का काल रहा। सारा साहित्य उसी में रचा गया था। और 1500 ईसा पूर्व यानी जो ईस्वी सन, अब 2000 ईस्वी सन चल रहा है, इस ईस्वी सन के आरंभ होने से भी 1500 साल पहले हमारी लौकिक संस्कृत आई। लौकिक संस्कृत जिसमें हमारे रामायण, महाभारत आदि ग्रंथ लिखे गए हैं वो लौकिक संस्कृत है। तो लौकिक संस्कृत 1500 यानी 1500 ईसा पूर्व से शुरू होकर 500 ईसा पूर्व तक चली थी। इसे हम आर्य भाषा के विकास का प्राचीन काल मानते हैं, यानी कि भारतीय आर्य भाषा का जो प्राचीन काल माना जाता है वो 2500 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इसके बाद शुरू हो जाता है भारतीय आर्य भाषा का मध्यकाल। मध्यकाल 500 ईसा पूर्व से 1000 सन ईस्वी तक माना जाता है। और इस मध्यकाल में 3 भाषाएं आती हैं। पहले 500 ईसा पूर्व से ईस्वी सन के आरंभ तक पाली भाषा, जिसमें बौद्ध और जैन ग्रंथ रचे गए। सारा बौद्ध और जैन साहित्य हमारा पाली भाषा में मिलता है। और पाली भाषा के बाद प्राकृत भाषा आई। इसे जो मध्यकाल है इसे हम प्राकृत भाषा काल भी कहते हैं, यानी कि पहला संस्कृत काल हुआ जो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल है, और जो मध्य आर्य भाषा काल है उसको प्राकृत भाषा काल भी बोलते हैं। तो पहली पाली भाषा, दूसरी प्राकृत भाषा जो ईस्वी सन का आरंभ होने से 500 ईस्वी सन तक चला। ये कई तरह की, मतलब जो प्राकृत थी ये कई प्राकृत थी क्षेत्रों के आधार पर, यानी कि पूरे भारत में जिस तरह बोलियां अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग बोलियां विकसित होती हैं। एक कहावत भी है कि कोस कोस पर बदले पानी, 4 कोस पर बानी। तो इसी तरह से भारत जो बड़ा विशाल क्षेत्र था उसमें कुछ थोड़े थोड़े जो क्षेत्र थे उनमें अलग अलग प्राकृत विकसित हो गई थी पाली के बाद। और इन जो प्राकृत भाषाएं हैं इनका परिचय आगे देंगे। इसके बाद हमारा जो 500 ईस्वी सन के बाद अपभ्रंश काल शुरू हुआ। और अपभ्रंश भी जो प्राकृत भाषाएं हमारे यहाँ पर विकसित हो रही थी, चल रही थी, उन्हीं से अपभ्रंश भाषाएं विकसित हुई और ये 1000 ईस्वी तक चली। अब कहीं आपके मन में ये प्रश्न उठ रहा हो सकता है कि ये भाषाएं किस तरह से विकसित हो जाती हैं। तो इनका एक साधारण सा फार्मूला आप समझ सकते हैं कि एक भाषा जो सामान्य जनता में बोली जाती है, जब उसे लंबे समय तक बोलते रहते हैं तो उसमें साहित्य की मांग होने लगती है, यानी कि जो बोलचाल की भाषा होती है लोग उसमें साहित्य पढ़ना चाहते हैं। लेकिन जो बोलचाल की भाषा होती है उसका व्याकरण स्थायी नहीं होता है, स्थिर नहीं होता है। तो व्याकरण उसका व्यवस्थित करने के लिए कुछ विद्वान होते हैं, वो व्याकरण उसका व्यवस्थित कर देते हैं और उसके बाद वो साहित्यिक भाषा हो जाती है, यानी कि साहित्य फिर उसी भाषा में लिखा जाने लगता है
लेकिन उस समय भी जो बोलचाल की भाषा होती है और जो साहित्य की भाषा होती है उसमें थोड़ा सा अंतर होता है, क्योंकि जो साहित्य की भाषा होती है उसका व्याकरण व्यवस्थित हो जाता है, उसके कुछ नियम हो जाते हैं, लेकिन जो बोलचाल की भाषा होती है वो नियमों के बंधन में नहीं बंध पाती है। तो जैसे जब संस्कृत साहित्य की भाषा बन गई थी, उसका व्याकरण व्यवस्थित हो गया था, उस समय संस्कृत क्योंकि साहित्य की भाषा हो गई थी, उसके नियम हो गए थे, नियमों में बंधने के बाद भाषा में परिवर्तन इतना आसान नहीं होता। पर जनता की भाषा पानी की नदी की धारा की तरह बहती रहती है, यानी उसमें परिवर्तन आता रहता है। तो 1500 ईसा पूर्व से जब हमारी जो संस्कृत लौकिक भाषा, लौकिक संस्कृत हमारे उसमें आई थी साहित्य की भाषा बनकर, तो जनता के बीच में 1000 साल में जनता की भाषा में बड़ा परिवर्तन आ गया था। यानी कि 500 ईसा पूर्व तक लौकिक संस्कृत सिर्फ साहित्य की भाषा बनकर रह गई थी, और जनता के बीच में जो बोली जा रही थी, जो समझी जा रही थी आम बोलचाल की व्यवहार की भाषा में, जो व्यवहार की भाषा बन गई थी वो पाली के निकट थी। पाली में साहित्य तभी रचा गया जब वो साहित्य की भाषा बन गई, यानी कि उसका व्यवस्थित व्याकरण हो गया, उसके कुछ नियम बन गए थे। तो पाली 500 साल तक चली साहित्य की भाषा बनकर, लेकिन इन 500 सालों में जनता की जो अपने रोज़मर्रा के व्यवहार की भाषा थी वो पाली से बहुत अलग हो गई थी, उसे प्राकृत बोला गया। और वो पूरे देश की एक भाषा नहीं रह गई थी, बल्कि जैसे बिहार में अलग भाषा बोली जा रही है, उत्तर प्रदेश में अलग, राजस्थान में अलग, महाराष्ट्र में अलग, पंजाब में अलग, तो इस तरह से प्रांत वाइज वो अलग अलग क्षेत्रीय बोलियों में विकसित हुई थी। इसलिए प्राकृत के 10 रूप हैं, और उन्हीं से फिर एक ईस्वी सन 1 से, यानी ईस्वी सन के शुरू से लेकर 500 तक ये प्राकृत चलती रही। और प्राकृत का भी साहित्य तभी लिखा गया, तभी साहित्यिक भाषा बनी जब उसका व्याकरण व्यवस्थित हो गया था और उसका जो नियम थे वो पक्के हो गए थे, निश्चित हो गए थे। प्राकृत का व्याकरण लिखने वाले एक हेमचंद्र हैं। वो हेमचंद्र, उन्होंने प्राकृत का व्याकरण लिखा, और वो ये बताते हैं कि जब मैंने व्याकरण लिखा तो उस समय भी उन्होंने अपभ्रंश का व्याकरण लिखा था, प्राकृत का नहीं। तो उन्होंने ये बताया कि जब 500 ईस्वी से अपभ्रंश भाषा का विकास शुरू हो गया था प्राकृत से, तो उस समय भी 2 भाषाएं थी अपभ्रंश की। एक तो वो साहित्यिक रूप था जिसका व्याकरण मैंने लिखा था, और दूसरी एक भाषा थी जो ग्राम्य अपभ्रंश मानी जा सकती थी, यानी कि जो गांव की देहात की बोली थी। इससे मतलब ये निकलता है कि जब प्राकृत भाषा साहित्यिक भाषा थी, तब भी एक ग्रामीण यानी देहातों में या जन समाज में बोला जाना जो व्यवहार की रोज की बोलचाल की भाषा थी वो एक अलग रही होगी। और जो बोलचाल की अलग भाषा रही होगी, धीरे धीरे जब प्राकृत जो साहित्यिक भाषा थी वो रूढ़ हो गई और केवल पढ़े लिखों की या केवल साहित्य की भाषा रह गई, तब धीरे धीरे जो ग्रामीण भाषाओं में या देहात समाज में जो चल रहा था बोलचाल का रूप, उससे अपभ्रंश का विकास हुआ होगा। लेकिन धीरे धीरे अपभ्रंश के जब व्याकरण स्थिर हो गए तो अपभ्रंश भी साहित्य की भाषा बन गई। और धीरे धीरे जो ग्रामीण, जिसे हेमचंद्र ने ग्राम्य अपभ्रंश बोला है, तो देहात की या जन समाज की, जनता की जो बोलचाल की, आम व्यवहार की जो भाषा थी, वो धीरे धीरे जो अपभ्रंश से अलग होती जा रही थी, उसको पुरानी हिंदी कहा गया। और इस पुरानी हिंदी में, या जिसमें प्राकृत का भी आभास था, जिसमें अपभ्रंश का आभास था, लेकिन हिंदी की तरफ बढ़ रही थी, और हिंदी की तरफ यानी कि बोलचाल की भाषा लोगों की यह बन रही थी, उसमें जो प्रसिद्ध हमें मिलते हैं तो वो 2 पुस्तकें मिलती हैं। एक तो संदेश राशक और ढोला, एक संदेश राशक ही मुख्य रूप से मिलती है। लेकिन जो पुरानी हिंदी थी, संदेश राशक तो ग्राम्य अपभ्रंश की हम मान सकते हैं, और जो ग्राम्य अपभ्रंश से धीरे धीरे हिंदी की तरफ बढ़ रहे थे, तो उसमें हिंदी 2 तरह से विकसित हुई। एक तो साहित्यिक रूप से और एक ग्रामीण रूप से, यानी ग्राम्य भाषा के रूप में।
तो इन जो दो विकसित हुई उनमें एक का नाम डिंगल था, एक का पिंगल था। और जो डिंगल भाषा थी वो राजस्थानी भाषा का रूप था, यानी कि जो राजस्थान में बोली जा रही थी अपभ्रंश मिश्रित, वो डिंगल थी। और इसमें रणमल छंद और एक ढोला मारूरा दोहा, ये दो किताबें प्रसिद्ध हुई। इसके साथ साथ ही जो मध्य देश में यानी कि जो बीच भारत में बोली जा रही थी, विकसित हुई थी, वो पिंगल हुई थी। और वो उस समय का ब्रज भाषा का रूप माना जा सकता है, यानी कि जो ब्रज भाषा विकसित हो रही थी धीरे धीरे मध्य देश में, शोरसेनी अपभ्रंश से इसका विकास हुआ था, वो ब्रज भाषा ही थी उस समय। तो इस तरह से ये पुरानी हिंदी का विकास हुआ। और पुरानी हिंदी यानी कि पहले जो संस्कृत प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक, वैदिक संस्कृत 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक, लौकिक संस्कृत ये प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल, फिर 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व 1000 ईस्वी तक मध्य आर्य भाषा काल, यानी कि भारतीय आर्य भाषा काल, भारतीय आर्य भाषा का मध्यकाल। इसमें 3 भाषाएं थी, पाली 500 ईसा पूर्व से ईस्वी सन के आरंभ तक, प्राकृत जिसमें जो कई बोलियों में विकसित हुई थी, ये प्राकृत था ईसा पूर्व के आरंभ से 500 ईस्वी सन तक, और 500 ईस्वी सन से अपभ्रंश, अपभ्रंश भी वही विकसित इसी तरह से विकसित हुई थी जैसे प्राकृत हुई थी। इसको अगर हम विस्तार से देखते हैं तो जो प्राकृत के रूप है, एक शोरसेनी अपभ्रंश, शोरसेनी अपभ्रंश शोरसेनी प्राकृत से ही विकसित हुई थी। कैकेयी प्राकृत, उससे कैकेयी अपभ्रंश विकसित हुई। और टक, टक से टक अपभ्रंश बनी, महाराष्ट्र से महाराष्ट्री बनी। और अगर हम आधुनिक भाषा की बात करेंगे तो इससे मराठी निकली थी। मागधी से मागधी निकली थी अपभ्रंश, मागधी प्राकृत से मागधी अपभ्रंश, और मागधी अपभ्रंश से फिर हमारी कई भाषाएं, बिहारी, असमिया, उड़िया और बंगाली, ये 4 उपभाषाएं हमारी निकली मागधी अपभ्रंश से। और अर्धमागधी से, अर्धमागधी प्राकृत से अर्धमागधी अपभ्रंश और अर्धमागधी अपभ्रंश से हमारी पूर्वी हिंदी, जो हमारी हिंदी की एक बोली या उपभाषा मानी जाती है, इनका विकास हुआ।